Hello everyone and welcome back to our economics PYQ series. So as you people know that we have completed our polity section जो भी हमारा 2013 से लेकर 2024 तक के questions थे of polity, we have already covered them. Now we have started with economics, okay? और economics के अंदर भी हमने बहुत सारे जो आपके topics थे, major themes थी, उनको cover किया है. Now today we will be talking about certain questions which were left of your major sectors of the economy, ठीक है? तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज दिस. क्वेश्चन क्या बोल रहा है दैट सिंस 1997-98 which statement is correct regarding your minimum support price. Okay, so now question के अंदर दो टर्म्स दिए हुए हैं. फर्स्ट इज योर MSP that is minimum support price and second is your C2 costs. ठीक है, MSP and C2 cost. तो पहले we will be understanding that what exactly MSP and C2 cost means. ठीक है, तो MSP क्या होती है? MSP is your minimum support price. मतलब वो मिनिमम प्राइस जो कि गवर्नमेंट गारंटी करती है किसको? फार्मर्स को, उनके प्रोड्यूस के लिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा जो एग्रीकल्चर मार्केट है, जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट है, इट इज वेरी मच फ्लक्चुएटिंग. वहां पर प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती हैं. ठीक है, और कभी वो प्राइस बहुत हाई चली जाती है और कभी एकदम लो चली जाती है. तो फार्मर्स को किसी भी तरीके का लॉस ना हो, फार्मर्स को किसी भी तरीके का लॉस बियर ना करना पड़े, इसलिए गवर्नमेंट हैज केम अप विद एन आइडिया ऑफ MSP सो दैट फार्मर्स जो अपनी बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल कर सके और आगे आने वाले प्रोड्यूस के लिए उनके पास इनफ कैपिटल हो. ठीक है, सो MSP क्या है? MSP इज द guarantee of the government which is given to the farmers in support of the in view of a minimum price which is given on the produce which the farmers are growing. ठीक है, और C2 cost क्या होती है? C2 cost होती है, it is a kind of comprehensive cost. क्या है ये? comprehensive cost है. किसकी cost है comprehensive? जितने भी इनपुट्स लग रहे हैं, ठीक है, whatever inputs are being utilized to produce a good, okay, to produce a good produce, तो उसके लिए क्या लगती है? हमारी C2 कॉस्ट लगती है. C2 कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होते हैं आपके? C2 कॉस्ट में आपके डायरेक्ट इनपुट्स as well as your indirect inputs, both of them are included. अब indirect और direct inputs क्या होते हैं? Direct inputs are like your seeds, fertilizers, insecticides, pesticides, जो कि डायरेक्ट आप अपनी फील्ड के अंदर फार्मर्स डालते हैं. ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस आर बेसिकली योर व्हाट? आपका रेंट हो गया. अगर आप किसी रेंटेड लैंड के ऊपर फार्मिंग कर रहे हो, सो दैट रेंट इज व्हाट? योर इनडायरेक्ट इनपुट. उसके अलावा अगर आपने कोई ऐसा कैपिटल एसेट लिया जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो दैट इज आल्सो व्हाट? दैट इज आल्सो योर इनडायरेक्ट इनपुट. ठीक है, तो इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनपुट की कॉस्ट जो होती है उसको जब हम इंक्लूड कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, तो हमारी क्या निकल कर आती है? हमारी C2 कॉस्ट निकल कर आती है. सो C2 कॉस्ट इज बेसिकली व्हाट? इट इज द कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. क्या है ये? कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है. ओके, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है. अब हम एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? MSP इज इक्वल टू C2 कॉस्ट. अगर MSP और C2 कॉस्ट मतलब उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और उसके ऊपर जितना हमें पैसा मिल रहा है उसको बेचने के बाद, अगर वो इक्वल होगा, सो इज देयर एनी सेंस ऑफ फार्मर्स डूइंग सो मच ऑफ हार्ड वर्क? देयर इज नो सेंस, राइट? सो MSP और C2 कॉस्ट कभी भी इक्वल नहीं हो सकती हैं. दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? एब्सोल्युटली रॉन्ग. देन कम्स योर MSP is more than your C2 कॉस्ट. मतलब MSP आपकी C2 कॉस्ट से ज्यादा है. जितना आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे ज्यादा गवर्नमेंट आपको पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर क्या दे रही है? MSP दे रही है. सो नाउ दिस इज अ वायबल स्टेटमेंट. यहाँ पर हम लोग सोच सकते हैं, क्यों? क्योंकि जब MSP ज्यादा होगी तभी तो C2 कॉस्ट से तभी तो फार्मर को प्रॉफिट होगा, राइट? सो दिस कैन बी अ पॉसिबल सिनेरियो, राइट? आगे चलते हैं. MSP इज व्हाट? लोअर देन योर C2 कॉस्ट. क्या इस सिनेरियो का कोई सेंस है?
जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आपकी एमएसपी जो प्राइस आपको मिलने वाली है उससे कम हो, उससे ज्यादा होगी, तो फार्मर को क्या होगा, लॉस होगा. सो दिस इज ऑल्सो नॉट एन आइडियल सिचुएशन, राइट. नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, दैट एमएसपी इज इंडिपेंडेंट ऑफ C2 कॉस्ट. एमएसपी इज इंडिपेंडेंट ऑफ C2 कॉस्ट. क्या गवर्नमेंट एमएसपी डिटरमाइन कर सकती है बिना उस पर्टिकुलर क्रॉप का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जाने? नो. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब पता चलता है गवर्नमेंट को, तभी तो वो उसी के हिसाब से तो मेजर करेगी ना कि इसकी कॉस्ट कितनी होनी, इसकी एमएसपी कितनी होनी चाहिए, इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए मिनिमम सपोर्ट की. सो दिस कैन आल्सो बी नॉट पॉसिबल. व्हाई? बिकॉज C2 cost has to be considered. C2 cost has to be considered while we are determining what? We are determining the MSP. So your correct option which seems out to be here is option number 2. That is MSP when it is greater than your C2 cost. Alright? आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ इंडिया? क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑफ इंडिया? India's trade balance remained negative for the entire period from 1949-50 to 2015-16. मतलब पूरे पीरियड 1949-50 से 2015-16 तक हमारा जो ट्रेड बैलेंस था वो क्या रहा? नेगेटिव रहा. ट्रेड बैलेंस क्या होता है? हमने जितने इंपोर्ट्स किए उसके मुकाबले हमने जितने एक्सपोर्ट्स किए, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? आपका ट्रेड बैलेंस होता है. ठीक है. अगर हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम है तो हमारा ट्रेड बैलेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा. और अगर हमारे इंपोर्ट्स कम है और एक्सपोर्ट्स ज्यादा है तो हमारा ट्रेड बैलेंस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि इंडिया का ट्रेड बैलेंस 49-50 से लेकर 2015-16 तक नेगेटिव रहा. So can it be possible? This is a very extreme statement. This is not which we should consider. देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट आपको इससे क्या सेंस मिलेगा कि आपको अपनी पढ़ाई कैसे करनी है, राइट? If you are reading the economic growth, if you are reading any kind of these things, then how you have to actually read them. क्या चीज उसमें इंपॉर्टेंट है और क्या चीज उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रही है. India's trade balance remained positive for the entire period from 1949-50 to 2015-16. Is this a possible statement? क्या है? बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एक्सट्रीम स्टेटमेंट है वापस से कि भाई इतने टाइम तक पॉजिटिव ही रहा. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसे टाइम्स आए हो जब हमारे यहाँ पर क्या हो, एक नेगेटिव ट्रेड बैलेंस भी रहा हो. दिस स्टेटमेंट इज आल्सो व्हाट? रॉन्ग. नाउ थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं. India's trade balance remained negative for the entire period from 1949-50 to 2015-16 except for 2 years 72-73 and 76-77 when it was positive. Now as per the sources, as when we read about our Indian economic growth, तो हम लोग ये पढ़ते हैं कि 1972, 73 और 76, 77 में हमारा जो ट्रेड बैलेंस था वो पॉजिटिव रहा था. So this statement is what? This statement is absolutely correct. इसका ही ऑपोजिट स्टेटमेंट है ये, that India's trade balance remained positive for the entire period 1949-50 to 2015-16 except for 2 years, that is 72, 73, 76, 77 when it was negative. इस स्टेटमेंट का कंप्लीटली ऑपोजिट स्टेटमेंट है ये, बट आवर करेक्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर 3. So third is your correct statement. From this what you have to learn? You have to learn that when we are reading certain topics, okay, so what things are important in that particular topic and what is the kind of questions that RPSC is asking you people. So you have to study that particular topic in that way, okay. आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 2013 का है ये क्वेश्चन. What are the objectives of National Manufacturing Policy of 2011? And select the correct answer by using the codes given below. क्या बोल रहा है ये? जो हमारी कौन सी पॉलिसी थी? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी थी. उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे थे उसके बारे में पूछ रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है. और आपसे क्या बोल रहा है कि नीचे जो दिए हुए ऑप्शन है उसमें से आपको करेक्ट कोड फाइंड आउट करना है. सो लेट्स रीड द फर्स्ट ऑप्शन व्हिच इज गिवन ओवर हियर. टू इंक्रीज, सबसे पहले देखो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो आई थी वो क्यों आई थी? बिकॉज इंडिया एग्रेरियन सोसाइटी से डायरेक्ट किसके ऊपर चला गया था? सर्विस सेक्टर के ऊपर उन्होंने जंप कर लिया था, ठीक है. यूजुअली म्यूटेशन कैसे हुआ था और अदर कंट्रीज के अंदर? फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड देन टू सर्विस. यूके की अगर हम बात करते हैं, वेयर देयर वाज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वेयर देयर केम फर्स्ट
वहां पर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, फिर मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी आई आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एंड देन केम योर सर्विस इकोनॉमी. But in Indian scenario, what happened? We directly shifted from agriculture to service. सर्विस सेक्टर बूम आया था, कॉल सेंटर्स बहुत ज्यादा खुल रहे थे, इंडिया के अंदर आउटसोर्सिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी. इस वजह से क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो था वो मिस हो गया. देयर वाज अ व्हाट, देयर वाज अ मिसिंग मिडल. क्या था, एक मिसिंग मिडल सिचुएशन आ गई थी, जहां पर हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो कंप्लीटली डेवलप कभी कर ही नहीं पाया था. ठीक है, सो इस मिसिंग मिडल को वापस से लाने के लिए, इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने के लिए, द गवर्नमेंट केम अप विद द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी ऑफ 2011. ओके, अब इसमें क्या पूछ रहे हैं कि इस बेसिकली इस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे होंगे. पहला देखते हैं, टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ टू 12 to 14% ओवर द मीडियम टर्म. Now this statement is the absolute objective of the national manufacturing policy. नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी का सबसे मेन एम क्या था कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करना. ठीक है, और किस रेट के ऊपर, 12 to 14% ओवर द मीडियम टर्म. सो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, आगे चलते हैं हम. टू क्रिएट 100 million additional jobs by 2025 in manufacturing sector. Now when the sector is growing, कब ग्रो करेगा वो सेक्टर, जब वो बहुत ज्यादा लोगों को क्या देगा, एम्प्लॉयमेंट देगा. राइट, सर्विस सेक्टर ऐसे तो बूम आया था सर्विस सेक्टर का. जितने भी लोग आप उस टाइम पे देख रहे होंगे वो एमएनसीज के अंदर जा रहे थे, वो कॉल सेंटर्स के ऊपर जॉब्स कर रहे थे. राइट, सो द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी वाज कि वो 100 million additional jobs create करे by what, by 2025. in which sector, in your manufacturing sector. ठीक है, so this statement is what, absolutely correct. Next देखते हैं, to enhance global competitiveness of Indian manufacturing through appropriate policy support. मतलब जो भी मैन्युफैक्चर इंडिया के अंदर हो रहा है वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बन सके, इसलिए हमें क्या चाहिए थी, मोर लीनियंट पॉलिसी चाहिए थी. तो इसका भी एक ये भी ऑब्जेक्टिव था कि जो पॉलिसी सपोर्ट रहे वो हमारे पास में कंप्लीटली रहे, ताकि हमारे जो इंडियन प्रोडक्ट्स है, इंडियन मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स है, वो ग्लोबली क्या बन सके, कॉम्पिटिटिव बन सके. सो दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली एन ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी. नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है ये, टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स एट द रेट ऑफ 25% पर एनम ड्यूरिंग 12th प्लान पीरियड. कब आया था ये, 2011. राइट, कौन सा प्लान तो चल रहा था तब, इट वाज 11th 5-year प्लान. एंड देन सिंस 2012 to 17 आपका 12th एंड लास्ट 5-year प्लान आया था. तो ये क्या बोल रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना एट द रेट ऑफ 25% पर एनम. सो दिस वाज नॉट द इमीडिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलिसी. ठीक है, इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इस पॉलिसी को नहीं बनाया गया था. ठीक है, ये बाद में आफ्टर मैथ्स के अंदर एक विजन हो सकता है, एक एस्पिरेशन हो सकती है, but this was not the major objective of this particular policy. So your correct options will be option number A, B and C. तो option number A, B and C कहाँ दिख रहा है आपको, first option के अंदर. So this is your correct option. ठीक है, so आज के लिए हमारा जो ये portion था, जो ये major theme था, which was your major sectors of the economy, उसके अंदर जितने भी questions थे वो हमने discuss कर लिए हैं हमारे prelims के papers के अंदर से. ठीक है, I hope you have understood that why are we actually doing these particular series, so that you can get an idea of what and how the RPSC is asking you questions. Okay, इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं. And if you figure that thing out, then you know you can start predicting questions that RPSC will be asking in future. ठीक है, तो इन्हीं questions को mold कर करके RPSC बार बार पूछता है. So if you once and for all do all of these questions, then you are good to go with your RAS prelims 2026. नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है. अगर आपको इस प्रिपरेशन में किसी भी तरीके की कोई भी डाउट है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है आप लोगों को, वहां पे जाके आप एक 1-on-1 काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हो विद RAS ओनली. वी आर हेयर टू हेल्प यू पीपल. कोई भी डाउट्स क्वेरीज आपके मन में है, सेशन बुक करो, आके अपनी काउंसलिंग कर सकते हो आप लोग, and you are good to go with it. So till then, all the very best and thank you so much.